स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं। भूस्खलन के कारण शनिवार से ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं और सैकड़ों लोग विभिन्न राजमार्गों पर फंसे हुए हैं। वहीं लगातार बारिश के कारण कुछ नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश के कई भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बिहार में भी बाढ़ से तबाही मच गई है। कई जिलों में घर में पानी में समा गए हैं। सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बेलसंड प्रखंड का मंदार तटबंध टूट गया है। बिहार में लगभग सभी नदियों में उफान आ गया है। नेपाल में भारी बारिश के कारण आज सुबह 5 बजे कोसी बराज वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो साल 1968 के बाद सर्वाधिक है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हुए हैं। आपदा विभाग की ओर से अब तक 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। शिविर में 1200 बाढ़ शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बैठक बुलाई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाढ़ के हालात और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीआरएफ की 11 टीमों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है और 8 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना बाढ़ पीड़ितों को एयरलिफ्ट करने और राहत सामग्री प्रदान करने में मदद करेगी। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही पार्टियों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनावी दंगल का रण जीतने के लिए छोटी से छोटी पार्टी भी पूरे दमखम से प्रचार कर रही है। भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। कांग्रेस नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभाओं को कवर करेंगे। वहीं राहुल के हरियाणा दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा है। साथ ही आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के दावों को लेकर सवाल किए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची से क्यों नौकरी मिलती थी। सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल भाजपा का बना है। हरियाणा के दंगल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। मायावती आज करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा और इनेलो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप पार्टी को चुनाव से पहले झटका लगा है। फरीदाबाद से आप उम्मीदवार प्रवेश मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रवेश मित्तल ने बताया कि आम आदमी पार्टी के 80% कार्यकर्ता भी उनके साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। झारखंड में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता आज हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलेंगे। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा टाटीसिलवे में और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पश्चिम सिंहभूम में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुमका में परिवर्तन यात्रा पर राज्य सरकार पर निशाना साधेंगे। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम संपन्न हो गया। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया।
तीसरे चरण में कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 जम्मू संभाग में हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में 39,18,000 से ज्यादा मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही होगी। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अचानक तबीयत बिगड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मानहानि मामले के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को एक ट्वीट कर भाजपा पर अग्रवाल समाज के वोट काटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया था। तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले सप्ताह पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 27 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि सीबीआई को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से जांच को बंद करने का कोई भी प्रयास जांच के उद्देश्य को भटका सकता है। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने आरजीकर और सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल घटना के लिए न्याय की मांग को लेकर आरजीकर अस्पताल से श्याम बाजार तक मशाल रैली का आयोजन किया। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों ने 2 अक्टूबर को एक विशाल रैली आयोजित करने की घोषणा की है। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह उनकी और जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर होलनेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। डॉक्टर होलनेस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा प्रधानमंत्री होलनेस को अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलने, व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के भारत मंडपम में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्नातकोत्तर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आज नई दिल्ली में जन योजना अभियान 2024 सबकी योजना सबका विकास अभियान पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। देश भर में 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर में इन दिनों जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी परिषद द्वारा एक अनोखी पहल की गई, जिसमें मेरठ के सांसद अरुण गोविल और छावनी परिषद के सीईओ ने छावनी में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं,
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता की ऐतिहासिक ट्राम को बंद करने का फैसला किया है। अब कोलकाता में एस्प्लेनेड से मैदान तक ही ट्राम सेवाएं संचालित की जाएंगी। उधर इस फैसले पर लोगों का कहना है कि यातायात की समस्या के लिए ट्राम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। राज्य सरकार को ट्राम सेवाओं को बंद करने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल में आज से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। वहीं 1 अक्टूबर को पथानमथिट्टी, एर्नाकुलम और इडुक्की के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश हुई, जिसमें गर्मी से काफी राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए तूफान का अलर्ट जारी किया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को राहत भरी खबर दी है। प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से कम करके 20% तक कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर से 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम मूल्य को भी हटा लिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 अक्टूबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रमुख अमेरिकी और भारतीय सीईओ से बातचीत करेंगे और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। भारतीय और अमेरिकी व्यापार समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। ये बातचीत भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरक शक्तियों और तालमेल का और अधिक लाभ उठाने के तरीकों पर जोर देगी। सरकार की ओर से जीएसटी के करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता जिनको वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था, अब वे अपने बकाया का भुगतान बिना ब्याज और जुर्माने के कर सकते हैं। ये स्कीम 1 नवंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए लागू हो जाएगी। इससे छूट का फायदा लेने के लिए जीएसटी डिमांड नोटिस में बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना होगा। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के स्वर्ण भंडार में 726 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। इससे यह 63.613 अरब डॉलर का हो गया, जबकि 13 सितंबर के आंकड़े में यह 62.887 अरब डॉलर का था। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया संकल्प को पूरा करने के लिए पीएलआई स्कीम ने बुनियादी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है, वहीं इससे 12 लाख रोजगार का भी सृजन हुआ है। सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है। इसके साथ ही इस पर $490 प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय करके इसके निर्यात शुल्क से भी छूट दे दी गई है। दिल्ली समेत 4 राज्यों में श्रम सुधारों और रोजगार सृजन पर चर्चा के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय लखनऊ में आज बैठक करेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में श्रम सुधारों, ई श्रम, असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों और ईएसआईसी के बारे में भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के लिए एक नई स्कीम की जानकारी दी है। इसके अंतर्गत युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। इसके साथ ही निवेश को रोजगार के साथ जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान लौह और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में इजाफा हुआ है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क का उत्पादन 7.4% बढ़कर 116 मिलियन टन हो गया है। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को एप्पल आईफोन से जबरदस्त रफ्तार मिली है। इसी साल जून में समाप्त पिछली 3 तिमाहियों के दौरान स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को निर्यात किया गया प्रमुख उत्पाद HS कोड के आधार पर बन गया है। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में अपने 9,000 करोड़ रुपए के नए कारखाने का निर्माण शुरू कर दिया। इस कारखाने में अगली पीढ़ी के जगुआर लैंड रोवर वाहनों का भी उत्पादन किया जाएगा। सरकार ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। कैलेंडर साल के 3 जुलाई सितंबर तिमाही में दिल्ली NCR और बेंगलुरु में घरों की कीमतें सालाना आधार पर 29% बढ़ी है। केंद्रीय कॉमर्स और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे एडिशन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से राज्य को पहले चरण में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने की कवायद के तहत सरकार ने अक्टूबर से आयकर अधिनियम 1961 पर निजी क्षेत्र और कर विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार विदेश से निवेश आने के बाद उसकी समीक्षा और निगरानी के लिए एक विदेशी निवेश नियामक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी गिदोन सार को अपने मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया। इस कदम से नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन का विस्तार होगा और इजरायली नेता को पद पर बने रहने में मदद मिलेगी। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 105 लोग मारे गए, वहीं 359 लोग घायल हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक लेबनान के दक्षिण प्रांत में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। इजरायली वायुसेना ने विशेष तौर पर यमन और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें विशेष रूप से हुती नियंत्रित स्थलों को निशाना बनाया गया। इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को IDF ने दोहराया। IDF का आरोप है कि हुती विद्रोही ईरान के इशारों और आर्थिक मदद से इजराइल पर लगातार हमले कर रहे थे। वहीं इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर हसन नसरुल्लाह का शव बरामद हो गया है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से पश्चिम एशिया में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान ने इजराइल से बदला लेने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष में बाहरी ताकतों के शामिल होने का अंदेशा जताते हुए तुरंत अस्थायी युद्ध विराम पर जोर दिया। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने भी कहा कि कूटनीतिक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की योजना बनाई है। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध से बचना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि वह इजरायली PM नेतन्याहू से संबंध में कब बात करेंगे। जॉर्जिया में एक रासायनिक संयंत्र में आग लगने के कारण कॉनियर्स जॉर्जिया के ऊपर धुआं उठ गया। लोगों को निकालने और सड़कें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्लोरिडा के हॉर्सशू के बीच में सफाई और बचाव कार्य चल रहे थे, जहां तूफान हेलन के कारण कुछ घर मलबे में तब्दील हो गए। बारिश और तूफानी लहरों ने लाखों लोगों की बिजली काट दी, सड़कें और पुल नष्ट हो गए। दक्षिण कैरोलिना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और वर्जीनिया के राज्य और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार तूफान ने कम से कम 69 लोगों की जान ले ली। ऑस्ट्रिया में पहली बार आम चुनाव में धूर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी को बढ़त हासिल हुई। रविवार को संसदीय चुनाव के वोट अनुमानों के अनुसार रूस समर्थक FPO सत्तारूढ़ चांसलर कार्ल नेहमर की रूढ़िवादी ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी से आगे चल रही है। फिलीपींस की राजधानी में रविवार को एक घर में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। फायर प्रोटेक्शन ब्यूरो आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इससे पहले वार्म अप मैच आयोजित किए जाएंगे। इस कड़ी में रविवार को भारत का सामना वेस्टइंडीज से हुआ, जहां भारतीय टीम ने मुकाबले को 20 रन से अपने नाम कर लिया।
मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए। भारत की ओर से जेमिमा रॉड्रिगेज ने 52 रन की पारी खेली। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। भारतीय महिला टीम वार्म अप मुकाबले में अपने पहले अगले मैच में मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के सामने होगी। आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। सीरीज के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 रन से हराया। आयरलैंड की ओर से मार्क एडर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। आयरलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर यह पहली टी20 जीत रही। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेंगलुरु में रविवार को BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ उद्घाटन। NCA के नाम को बदलकर BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया गया। सेंटर के मुख्य मैदान पर दूधिया रोशनी और अत्याधुनिक प्रसारण सुविधाएं भी हैं। अगर कभी किसी मैच की मेजबानी करने के लिए इस स्थल की आवश्यकता होती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के कारेन खाचानोव ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। खाचानोव ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सारेनोल को 7-6, 7-6 की शिकस्त दी। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अल्कराज ने यह कामयाबी नीदरलैंड्स के टैलुन ग्रिकसपुर को हराकर हासिल की। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन के अंतिम 16 में जगह बनाई। गॉफ ने ब्रिटेन की कैटी बोल्टर को 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। जेसिका पेगुला भी चाइना ओपन के अंतिम 16 में पहुंच गई। पेगुला ने रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोव को 6-7, 6-1, 6-2 से हराया। सऊदी प्री लीग में अल हिलाल का बेहतरीन रिकॉर्ड बरकरार। अल खुलूद के खिलाफ दर्ज की 4-2 की शानदार जीत। ला लिगा में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने टॉटनहैम को मैन यू पर बड़ी जीत। टीम ने 3-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। लायनल मेसी के गोल की बदौलत इंटर मायामी ने चार्लोटा क्लब के खिलाफ खेला 1-1 से ड्रॉ मुकाबला। सब डायरेक्टर कोर्तला शिव की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने महज 2 दिनों में 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। अब आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई है कि रामचरण का मोम का पुतला मैडम तुसाद सिंगापुर में लगाया जाएगा। रामचरण की अपनी आगामी फिल्म गेम चेंजर की रिलीज के लिए है तैयार। इस फिल्म में कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में होंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की फिल्म CTRL 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अमर प्रेम की प्रेम कहानी 4 अक्टूबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। एक्टर अनुपम खेर की फिल्म द सिग्नेचर 4 अक्टूबर से ZEE5 पर स्ट्रीम की जाएगी। आईफा अवार्ड्स 2024 का दूसरा दिन अबू धाबी में आयोजित किया गया। आईफा 2024 में शाहरुख खान ने जवान में अपने दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। आईफा 2024 में विधु विनोद चोपड़ा को उनकी फिल्म बारहवीं फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर करणवीर मेहरा बन चुके हैं। ग्रैंड फिनाले में आलिया भट्ट, वेदांग रैना जैसे सितारे शामिल हुए थे।
कॉमेडी फिल्म खोसला का घोंसला अब 18 साल बाद ये फिल्म बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है। फिल्म 18 अक्टूबर को थिएटर्स में री रिलीज होने के लिए तैयार है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।